बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, आप कैसे हैं? आज हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर 6 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि जो आप में से न्यूली एडिड मेंबर्स हैं उनके लिए ये है कि हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। उसके लिए हमारे जो अब तक हम काम कर चुके हैं वो गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ा हुआ है, और उसका लिंक भी जो है वो शेयर किया जा रहा है। अगर आपके पास वो लिंक नहीं है, ठीक है, तो आप फोरम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको वो लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें भी मैं बता देता हूँ कि उसमें सबसे पहले एक लेक्चर है, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम ना, एक अबाउट सक्सेस एक लेक्चर है, आप उसको सुने। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने करना क्या है, आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने किन पैरामीटर्स को सामने रख के तो फिर आगे चलना है। फिर उसके बाद जो है वो आगे उसमें छोटे छोटे एक्ट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप उनके ऑडियो लेक्चर सुने, उस पर जो नोट्स दिए गए हैं उनको देखें। फिर इसके अलावा हम ऑर्डर राइटिंग में बहुत सारे ऑर्डर जो है वो लिख चुके हैं, वो ऑर्डर देखें कि वो ऑर्डर किस तरह लिखे जा चुके हैं। हम पास्ट प्रोपोजिशन सॉल्व कर चुके हैं, उन प्रोपोजिशंस को देखें को कैसे सॉल्व करना है। उसमें उन प्रोपोजिशन को सॉल्व करते हुए बता दिया गया है कि आपने ये मिस्टेक्स आइंदा जो है वो नहीं करनी। उन मिस्टेक्स को जो है वो सामने रखें और उन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो आप तैयारी करें। अल्लाह आपको जो है वो कामयाब करे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर है रेमडीज़ के बारे में, ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखें, अगर दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, तो हमने स्पेसिफिकली इफेक्ट पढ़ लिया है कि जो है उसके साथ जो है वो सूट फॉर जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो दायर किया जा सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो हमने उधर ही पढ़ा था कि सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट भी जो है वो फाइल किया जा सकता है। ठीक है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक्स हैं तो हमने वो पढ़ा है सूट फॉर रेटिफिकेशन, उधर ही उसी में वो भी हमने देखा है। फिर हमने ये देखा था अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने जा रहा है तो उसके लिए इंजंक्शन की रेमेडी है वो या हम वो टेम्परेरी इंजंक्शन की यानी परमानेंट इंजंक्शन के लिए सेक्शन 54 टू 57 स्पेसिफिकली इफेक्ट, और साथ में जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 2, उसके साथ हम जो है वो रेमेडी जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है तो उसकी रसीन के लिए हम कोर्ट में आके जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आई थिंक स्पेसिफिकली इफेक्ट का ही सेक्शन था, आई थिंक के अच्छा, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, उसके साथ ये तो होगी ना कि उसकी वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो क्या कहते हैं परफॉर्म ही नहीं करना चाहता। ठीक है, ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना इसके बारे में, ये वो जो रेमडीज हैं इन एडिशन टू डैट, ये जो चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने उसकी परफॉर्मेंस नहीं की, तो जो लॉस हुआ वो तो अपनी जगह पे, यानी अगर वो पार्टी उसकी परफॉर्मेंस करवाना चाहती है वो तो ठीक हो गया कि वो उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, लेकिन जो उसकी वजह से लॉस हुआ है, ठीक है, जो लॉस हुआ है या उसको मेंटली जो उसकी वजह से अग्नि फेस करनी पड़ी है, तो उसके बारे में जो रेमडीज़ हैं उनके बारे में ये जो चैप्टर 6 है इस ये डील करता है। हम इसको देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो रेमडीज़ के बारे में आपसे पूछ लेता है तो आपने ये चैप्टर जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये तो आपने करना ही करना है। साथ में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो रिलीफ दिए गए हैं, ठीक है ना, आपने उनका भी थोड़ा थोड़ा जो है वो जिक्र कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना इसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं, और आपको पता है इलस्ट्रेशन की ही वो प्रोपोजिशन बनाता है, इलस्ट्रेशन से ही आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो कभी किसी सेक्शन की जो इलस्ट्रेशन है उसको ओवरलुक नहीं करते, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको वो समझ आ जाती है तो आपको उस सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं वो जो है वो याद हो जाते हैं, और फिर वो सेक्शन भी आपको जो है वो नहीं भूलता। तो मैंने ये जो चैप्टर है इसमें एक वो अवतार सिंह की बुक आपको बताई थी, मैंने शेयर भी कर दी ना,
अभी मेरे नोट्स भी शेयर हो गए हैं आपके साथ और वो बुक भी शेयर हो गई है, ठीक है। तो उसको मैंने सामने रखते हुए प्रिसाइजली जो आपके रेलिवेंट था, ठीक है, तो वो मैंने वो सारा सामने रख के तो ये नोट्स वगैरह बना दिए हैं। इसको सामने रख के तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में जो है वो आसानी रहेगी। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी बेरक शुरू करने से पहले उसका इंडेक्स देखना है, इंडेक्स में उसके चैप्टर पार्ट्स देखने हैं, फिर देखना है पीछे हम क्या क्या कुछ कर चुके हैं, हमने देखना है कि सेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे जाके एंड होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्कीम के तहत जब पढ़ेंगे, एक स्कीम के तहत जब याद करेंगे तो वो आपको मेमोराइज़ करना आसान हो जाएगा। वो तो फिर पेपर में भी आपको अगर रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी पड़ जाए तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा ये, अगर आपको पता हो कि कितने चैप्टर और मैंने कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। चैप्टर 6 है ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मेरे नोट्स हैं वो आपके सामने होने चाहिए ना, लैपटॉप पे या सेल पे खुले होने चाहिए आपके सामने। अच्छा, सेक्शन 73 है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस सेक्शन को तोड़ के लिखा। मैंने आपको कहा था ना, तोड़ के जब आप लिखते हैं ना सेक्शन को, लेकिन उसकी तरतीब चेंज ना हो तो उसको ना याद करने में बड़ी आसानी रहती है, उसके इंग्रेडिएंट्स हाईलाइट करने में बड़ी आसानी रहती है। आपसे ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पेपर में इस तरह पूरे का पूरा लिख के आएँ, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि ताकि आपको इसको समझने में और याद करने में जो है वो, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेमोराइज़ करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन को जो है वो क्या कहते हैं कि उसके वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह बना दिए हैं, और उसके बाद मैंने आगे चल के फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स दी हैं। आप देखेंगे कि जब हम उन एग्जांपल्स को करते चले जाएंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको इस सेक्शन का, फिर जब हम आगे जाके इसके आगे जो नोट्स को मैं रिपीट करूंगा तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि ये उसने क्या लिखा है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इस पे बहस करने के लिए, ठीक है। एग्री पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी कंपनसेशन, ठीक है। देखिए, वो परफॉर्मेंस भी करवा सकती है, वो उसकी रिसीवन भी करवा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ वो उससे क्या कर सकती है, कंपनसेशन कॉल कर सकती है, ठीक है। ये मेरे ख्याल सेक्शन 19 18 19 या 20 है उसका स्पेसिफिक डिफेक्ट का, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कंपनसेशन का क्लेम भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अग्री पार्टी क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी से क्या, कंपनसेशन, किस चीज़ की कंपनसेशन, फॉर लॉस और डैमेज विच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, ठीक है, और विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। देखिए मेरी बात सुने, वो कह रहा है जी दो किस्म के लॉस हो सकते हैं। एक लॉस तो वो, ठीक है, जो कि नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। यानी ऊपर वाला तो वो है कि जो जो एक्चुअली उसको लॉस हो रहा है उसके अंदर ना, ठीक है। जबकि दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि वो लॉस हुआ है या नहीं हुआ वो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पार्टीज के नॉलेज में था कि ये वाला लॉस भी इसमें जो है वो, या डैमेज जो है वो अराइज हो सकता है। इसको आगे जाके हम एग्जांपल्स के साथ जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप ये सेक्शन 73 में ये रखें कि एक इंग्रेडिएंट है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, और दूसरा ये है कि कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है किस चीज़ की, लॉस या डैमेज की, ठीक है। और वो लॉस और डैमेज किस किस्म का होना चाहिए, एक नेचुरली जो कि वो उस ब्रीच की वजह से हुआ है यहाँ, ठीक है। और दूसरा जो हो सकता था और जिसके बारे में पार्टीज को नॉलेज था,
ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि एक पार्टी को लॉस हुआ, लेकिन जिस पार्टी ने ब्रीच किया उसको उसका नॉलेज नहीं था, ना उसको उसका नोटिस था, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो जो लाइकली टू नो, यानी जो पार्टीज, ये जो दूसरा क्लाज है, विच द पार्टी न्यू व्हेन दे मेड द कनेक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको देने का जो है वो पाबंद नहीं है। ठीक है, तो इसको आगे चल के देखते हैं। फिर कहता है जी सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन। ठीक है, अच्छा, अब आगे वो उसकी जो है वो क्या कहते हैं, वो बता रहा है कि ऊपर तो ये बता रहा है ना कि इस लॉस या डैमेज की वो कंपनसेशन दी जाएगी, लेकिन कब नहीं दी जाएगी, फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज, फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस ऑफ डैमेज। ये भी आगे जाके मैं एक एग्जांपल के अंदर जो है इसको क्लियर करूंगा कि रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस जो है वो क्या है, सस्टेन बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। लो जी, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 73 का जो पहला पार्ट है वो है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरी बात सुने, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सेक्शन 73, ये है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, जो तयशुदा थे, वो आगे सेक्शन 74 है। ठीक है, हम उसको भी देखते हैं। फिलहाल हम इन ये जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, हम इसको जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। इसको मैं रिपीट कर दूं। वो कहता है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो एक पार्टी दूसरी से कंपनसेशन क्लेम कर सकती है उस लॉस या डैमेज का जो एक्चुअली वो लॉस उससे उसको हुआ है, या जिसके बारे में पार्टियों को नॉलेज था कि ये लॉस जो है वो हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उस हद तक दिया जाएगा जो मसलन जो डायरेक्टली उसको लॉस हुआ या हो सकता था, लेकिन रिमोट और इनडायरेक्ट, यानी वो, चलिए मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक शख्स ने दूसरे को कॉटन प्रोवाइड करनी थी, कॉटन। ठीक है, तो उसने कॉटन नहीं उसको प्रोवाइड की, तो जो लॉस होगा वो गरीब पार्टी देने की पाबंद है। अच्छा, लेकिन उस कॉटन ना देने की वजह से उसकी मिल बंद हो गई, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। ठीक है, और उस पार्टी को इसका नॉलेज भी नहीं था, वो जो मसलन जो ब्रीच कर रही थी पार्टी। ठीक है, तो वो उस मिल के बंद होने की वजह से जो लॉस है वो देने की जो है वो पाबंद नहीं है। तो देखिए, ये जो फैक्ट्री बंद होने की वजह से लॉस है, इसको हम कहेंगे रिमोट, यानी दूर दूर। रिमोट का मतलब होता है दूर दूरी, यानी दूर की हद तक। ठीक है, और इनडायरेक्ट लॉस भी इसको जो है वो कहते हैं। तो वो इसका लॉस भरने का नहीं पाबंद है, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से हुआ है वो फिल करने का जो है वो पाबंद है। होप आपको इसकी जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा जो है उसकी भी मैं आपको वो देता हूँ, compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract। देखें, हमने पीछे वो पढ़ा था ना, आई थिंक सेक्शन 68 था, जिसमें वो पूरा चैप्टर है ऑफ क्रिएशन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सेक्शन 68 था, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कंट्रैक्टिंग आर ऑन हिज अकाउंट। जब एक बंदा इनकैपेबल होता है और दूसरा उसको क्या करता है कि उसको अकोमोडेट करता है, उस पर अपने एक्सपेंसेस करता है, तो वो उसके स्टेट से वो रिकवर कर सकते हैं, सेक्शन 68। और वो फिर हमने उसमें आगे वो सेक्शन 69 भी जो पढ़ा था, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। ठीक है, फिर सेक्शन 70 था, एब्लिगेशन ऑफ द एंजॉइंग ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, ग्रेचुटस एक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें सेक्शन 71 भी पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, वो कहता है कि अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट थे रिजेंबलिंग वाले, ठीक है, तो उस सिचुएशन को भी अगर उस सूरत में भी ये सेक्शन 73 का ये पहला सेक्शन अप्लाई करना है, तो आपने ऐसे ही समझना है कि वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यानी वो वैसे तो वो ये है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके दरमियान बन रहा है। ठीक है,
वो जो है, लेकिन वो कह रहा है कि जब कंपनसेशन की बात होगी तो आपने ऐसे ही समझना है जैसे एक्चुअली उन्होंने आपस में जो है वो कांटेक्ट किया है, और जब आप एक्चुअली उसको समझेंगे तो फिर वही प्रिंसिपल सारे अप्लाई होंगे जो कि हमने वो सेक्शन 73 में पढ़े हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। नोट्सों के ऊपर ध्यान कीजिएगा। व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज created by contract has been incurred but not discharged, ठीक है। यानी वो सेक्शन 68 टू 71 के तहत उस पर ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, लेकिन उस पार्टी ने उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, तो वो कहता है अग्री पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी फेल टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन सेम कंपनसेशन इन द सेम मैनर एज द डिफॉल्टिंग पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज एंड ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बिल्कुल वही बात कहती है कि वो आप जब ये कंपनसेशन की बात होगी रेमडीज़ वाले चैप्टर के अंदर, तो आप ये ऐसे ही समझिएगा जैसे उन्होंने एक्चुअली आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। डियर मेंबर्स, आपको समझ तब आएगी अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे, क्योंकि मैं तो ये प्रज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो हमने पहले 5 चैप्टर कर लिए हैं वो आपको जो है वो आते हैं। तो अगर आप न्यूली मेंबर्स हैं तो फिर आपको चाहिए कि पहले वो वाले चैप्टर देखें, उनको सुने, और उसके बाद आप जो है इस चैप्टर को जो है वो कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, कहता है इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। डियर मेंबर्स, इस पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जांपल है आगे चल के, तो मैं उसके साथ इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो जी सेक्शन 73 जो है उसके 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा था कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं ये आप अपने अल्फाज में अगर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैं नोट्स लिख के आपको देता हूँ यहाँ से आप प्रेजेंटेशन को भी देखें, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन किस तरह से जो है वो पेपर में जो है वो देनी है। ले जी, अब मैं नोट्स का जो है वो पेज 3 पे हूँ। पेज 3 क्या कहता है, वो कहता है डियर मेंबर्स, सेक्शन तोड़कर लिखने का मकसद ये होता है कि कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाए और इंग्रेडिएंट्स याद रखने में आसानी रहे। लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना, ये हरगज़ रिक्वायरमेंट ना है कि आप पेपर में वर्ड बाय वर्ड एक सेक्शन लिख कर आएँ। अपने अल्फाज में कंसेप्ट को इलस्ट्रेशन के साथ बयान कर देना ही काफ़ी है। अब मैं मज़कूरा वाला सेक्शन के अहम अज्जा को इलस्ट्रेशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको सामने रख के आपको कॉन्सेप्ट समझने और याद करने में आसानी रहेगी। पता नहीं, मैं जब आपको लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं मैक्सिमम आपको नॉलेज दे दूँ। तो मुझे ये भी डर होता है कि कहीं आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए ये सोच के कि मैं ये कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो वो ज़रूरी नहीं है कि अपने एज इट इज़ वहाँ डिलीवर करके आना है। मकसद तो सिर्फ आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। सो आपने एक दफ़ा मेरा लेक्चर सुन लिया, नोट्स पढ़ लिए, बेर एक्ट को देख लिया, अब आप रिलैक्स हो जाएं और अल्लाह ताला पे मामला छोड़ दें। अगर आप इस किसी भी सब्जेक्ट को करते हुए आप इस कन्फ्यूजन में रहे ना कि अभी नहीं हुआ, अभी मैं इसको और कर लूँ, इसको मैं और टाइम दूँ, तो फिर आप ना वो नहीं कर पाएंगे, सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक दफ़ा एक चीज़ को पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर है आपके पास चांस तो आपस में डिस्कस कर लें, एंड फुल स्टॉप, डेट्स एनफ, उसको छोड़ें, अब आप आगे चलें। अच्छा जी, अब वो जो मैं कह रहा था कंपनसेशन फॉर लॉस विच नेचुरली अरोज, कि जो एक्चुअली उसको लॉस होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में वो एक मिसाल देता है, मैं पढ़ने लगा हूँ, देखिएगा। कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 चेयर टू बी एट द रेट ऑफ ₹100 पर चेयर आफ्टर 6 months. Later on, A refuses to deliver said chairs. On date of refusal for delivery, market rate of the chair is ₹110 per chair. B is entitled for compensation for loss because of increase in market rate rupees इतना
और 500। देखें जी, बड़ा आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ए ने जो है ना बी से एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 6 माह बाद जो है ना तुम्हें जो है वो 50 चेयर दूंगा 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है, फी चेयर 100 रुपये के हिसाब से, और उसने उसको एडवांस पैसे भी दे दिए। 6 माह के बाद जो है वो मुकर गया, वो जो था वो क्या कहते हैं ए मुकर गया, उसने कहा जी इनकार कर दिया जी, मैंने नहीं देनी, मैं नहीं चेयर्स आपको प्रोवाइड कर सकता। अब भी बेचारा भागा भागा बाज़ार में गया कि चलो मैं कहीं और से लेता हूँ। तो वो जब गया तो पता चला कि अब तो रेट जो है वो चेयर का 100 से बढ़ के 110 रुपये हो गया। तो फिर कोर्ट ने जो है वो हेल्ड किया, यानी फिर जो है वो जो बी है वो इंटाइटल्ड है कि वो जो डिफरेंस आया है बिटवीन मार्केट रेट और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट रेट था, वो उससे एज ए कंपनसेशन जो क्या कर सके, कवर कर सके। होप कि इस एग्जांपल ने आपका वो जो कॉन्सेप्ट था कि फॉर लॉ एनी लॉस और डैमेज विच नेचुरली रोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच, उसको अच्छी तरह से जो है वो क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं, मैं पेज 5 के ऊपर हूँ, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 50 मंथ्स ऑफ राइस, मंथ्स का मतलब मन, ये जो हम मन कहते हैं, ठीक है, मंथ्स ऑफ राइस फ्रॉम बी एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ। लेटर ऑन ए रिफ्यूजेस टू बाय एंड रिसीव डिलीवरी ऑफ 50 मंथ्स ऑफ राइस ऑन डे ऑफ रिफ्यूजल, मार्केट रेट ऑफ राइस पर, अच्छा जी, per month changes from 500 to 550, B is entitled to recover compensation for loss of profit rupees 50,000 per month, ठीक है। मेरी बात सुनो, इसको आप वो कह सकते हैं कि ये है कि विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, ठीक है। क्या था, क्या था इसमें कि उसने उससे एक एग्रीमेंट कर लिया और उससे ये कहा कि जी कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि मैं तुमसे जो है वो 50 जो है वो 50 मन जो है वो राइस ख़रीदूँगा बी से, ठीक है, 500 रुपये पर मंथ, ठीक है। और लेटर ऑन उसने वो लेने से इनकार कर दिया कुछ अरसे के बाद, जब वो डिलीवरी का टाइम आया, ठीक है। तो उस वक्त तो जो मार्केट रेट था वो 500 से बढ़ के 550 रुपये हो गया। तो कोर्ट ने ये कहा कि अब बी हेल्ड है कि वो जो अब उसको प्रॉफिट का, यानी वो जो लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ का, ठीक है, कि जो उसने वो बी इज इंटाइटल टू रिकवर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ₹50 पर मंथ। तो वो उससे 50 रुपीज़ जो है वो क्या कर सकता है, वो उससे रिकवर कर सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 50 मंथ ऑफ राइस फ्रॉम बी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। लेटर ऑन ए रिफ्यूज टू बाय एंड रिसीव डिलीवरी ऑफ 50 मंथ ऑफ राइस ऑन द डे ऑफ रिफ्यूजन, मार्केट रेट ऑफ प्राइस पर मार्केट चेंज फ्रॉम ये। देखें, इसमें ये था कि उनका ये तय पाया था कि जिस दिन वो यानी ए ने कॉन्टैक्ट किया कि मैं आपसे जो है वो 51 ख़रीदूँगा राइस, ठीक है, 500 रुपये के हिसाब से। लेटर ऑन क्या किया कि ए ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं जो है वो मैं डिलीवरी जो है वो वसूल नहीं करूँगा आपसे, ठीक है। तो उस दिन जो है वो क्या था कि वो मार्केट रेट ऑफ राइस जो था वो चेंज हो गया, किससे, 500 से लेके 550 रुपये। तो फिर ये हेल्ड किया गया कि अब जो वो 50 रुपये प्रॉफिट है, बी इज इंटाइटल टू रिकवर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ₹50 पर मंथ फ्रॉम दी फ्रॉम ए, ठीक है। अच्छा जी, अब है ए प्रॉमिस टू रिपेयर बीज हाउस इन ए सर्टन वे एंड सी पेमेंट इन एडवांस। ए फेल टू रिपेयर हाउस इन मैनर कॉन्ट्रैक्टेड, बी इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन इन द शेप ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जी, उनका आपस में, ये मैंने आगे उर्दू में लिखा है, ए और बी में वादा हो गया कि वो घर को वाइट पेंट करेगा, मगर बाद में ए ने कोई और पेंट कर दिया। अब बी अगर वाइट पेंट करवाता है तो जो भी खर्चा आएगा वो कंपनसेशन की सूरत में ए उसे देने का क्या होगा, पाबंद होगा, ठीक है। अच्छा जी, कंपनसेशन फॉर लॉस विच पार्टीज न्यू, ठीक है।
अच्छा, एक और एग्जांपल आ गई। अब ये वो जो दूसरे वाला कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी ऑन अ डे फिक्स। ए नो नथिंग ऑफ बीज मेड ऑफ बिजनेस। ए को इलम ही नहीं है कि उसका बिजनेस क्या है, ठीक है। ए फेल टू डिलीवर बेल, अच्छा जी, बिकॉज ऑफ नो कॉटन हैड टू अच्छा जी टू क्लोज हिज मिल। अच्छा, उसने ए ने कॉटन नहीं प्रोवाइड की है, बी की मिल बंद हो गई है। ए इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस कॉज टू बी बाय सी क्लोजिंग ऑफ मिल। देखें, कॉटन नहीं उसने दी, उसका वो जो ब्रीच हुआ है, जो कंपनसेशन वो उसको देगा, लेकिन जो उसकी मिल बंद हुई है वो उसका लॉस नहीं भरेगा। और उसकी दो रीजंस है, एक तो ये कि उसको नॉलेज नहीं था कि इसकी मिल भी है, और दूसरा ये है कि वो डायरेक्ट और रिमोट लॉस के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिमोट, वो तो बाद की, वो तो दूर का उसका लॉस हो गया ना, तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी फिर आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा सा प्रोसीजरल देख लेते हैं। अगर कंपनसेशन लेनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप स्टिल चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस भी करवानी है तो फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इन कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो है वो आप कंपनसेशन उससे क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं अमल होना चाहिए, सिर्फ मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो सूट फॉर रसियन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज कंसिक्वेंशियल रिलीफ आप जो है वो क्या करेंगे, उससे कंपनसेशन जो है वो क्लेम करेंगे। अच्छा, उसके बाद बर्डन टू प्रूव और लॉस और डैमेज। तो ये किसने साबित करना है, एक्चुअल बर्डन और प्रूफ ये प्लेंटिफ ने साबित करना है। और उसके लिए उसको वो एक्चुअल जो डिटेल है लॉस की वो उसको अपने प्लेंट में लिखनी पड़ेगी, फिर ही वो उसको साबित करेगा ना। आ पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स प्लीडिंग। जब उसने प्लीडिंग में ही डिटेल नहीं दी तो एविडेंस ले भी आए तो उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। हाउ टू प्रूव लॉस और डैमेज। फर्स्ट, अच्छा, फर्स्टली डिटेल ऑफ लॉस और डैमेज इज टू बी मैंशनड इन द प्लेंट, देयर आफ्टर सम एविडेंस इज टू बी ड्यूस द पर्सन इन द सेम मैनर। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपसे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, एक और एग्जांपल आ गई। डिले सफर्ड बाय बिल्डर। बिल्डर वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क विद इन 18 मंथ बट सेम वाज कंप्लीटेड इन 27 मंथ्स बिकॉज ऑफ डिले कॉज बाय द डिपार्टमेंट। बिल्डर वाज डिक्लेयर्ड इंटाइटल्ड फॉर लॉस इन शेप ऑफ एक्स्ट्रा लेबर एटसेट्रा, ठीक है। तो काम 18 माह में कंप्लीट होना था, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया जा रहा था उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से वो 27 माह में जाके काम मुकम्मल हुआ। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि उसका जो लॉस हुआ है ऊपर 9 मंथ का लेबर की सूरत में और अदर एक्सपेंसेस की सूरत में, वो उसको देने का क्या है, पाबंद है, ठीक है। आगे है मैयर ऑफ डैमेजेस, ठीक है। कहता है वंस इट इज़ डिटरमाइंड वेदर जर्नल और स्पेशल डैमेज हैव टू बी रिकवर्ड, दे हैव टू बी एवेल्यूएटेड इन टर्म ऑफ मनी। यानी जब ये एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो गया कि जी उसको लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये टर्म है जर्नल और स्पेशल डैमेज। जर्नल और स्पेशल डैमेज, मेरी बात सुनो, ये वापस आए ना इसके ऊपर, आप सेक्शन के ऊपर, which naturally arose in the usual course of thing from such breach, ठीक है, or which the parties knew when they made to the contract to be likely to result from सच ब्रीच। तो ये जो ऊपर है नेचुरली रोज, ये हो गया, वो क्या कहते हैं, ये स्पेशल डैमेज हो गया ना, कि उसको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली कितना लॉस हुआ है। और नीचा लाइकली टू नो, ये स्पेशल डैमेज हो गया, ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फॉर लॉस और डैमेज है, ये दो किस्म के लॉसेस बता रहा है, एक जनरल डैमेज का और एक स्पेशल डैमेजेस का। और स्पेशल डैमेजेस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो स्पेसिफिकली जो है वो प्लेंट के अंदर उनके पार्टिकुलर्स लिखने जो हैं वो क्या हैं, वो ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने ये पढ़ा है कि वंस ये डिटर्मन हो जाए कि वो डैमेज हुआ है, तो उस सूरत में वो रिकवर कैसे होगा, इन द शेप ऑफ मनी, ठीक है। रिकवरी ऑफ डैमेजेस दैट वंस डैमेजेस अवॉर्डेड बाय कोर्ट सेम बिकम अ डेट। लो जी, जब कोर्ट ने वो क्या कहते हैं कि डैमेजेस अवार्ड कर दिए तो वो अब डेट है। अच्छा, ये क्यों लिखा उसने डेट, क्योंकि आगे वो फिर इंटरेस्ट वाले मामला शुरू हो जाते हैं कि अगर डेट विद इन टाइम ना पे हो तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने वो जो कमेंट्री की बुक है अवतार सिंह की, उसमें से ये चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं।
अब आ गया इनकन्वीनियंस कॉज बाय ब्रीच। लो जी, वो एक्सप्लेनेशन वाला जो मैंने आपको कहा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है, तो वो मैं आपको जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल क्या है? वो कहता है व्हेन अ ट्रेन पुल्ड इनटू द पैसेंजर टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। जो रेलगाड़ी थी वो पैसेंजर्स को किसी गलत डायरेक्शन, किसी गलत जगह पे ले गई। लेके लाहौर जाना था तो वो उसको उल्ट साइड पे, यहाँ समझ लें दूसरी तरफ ले गई, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली द प्लेंटिफ एंड हिज वाइफ फाइंडिंग नो अदर कन्वीनियंस और अ प्लेस टू स्टे हैड टू वॉक होम एट मिडनाइट, ठीक है। तो फिर वो जो मियाँ बीवी थे, उनको क्या करना पड़ा कि उनको कोई और कन्वीनियंस भी नहीं थी, तो उनको फिर पैदल आधी रात को चल के तो घर आना पड़ा, ठीक है। जूरी अलाउड, जूरी ने क्या कहा, $8 दिए उसको, किस चीज़ के, एट द जैमजिद फॉर द इनकन्वीनियंस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, कि वो जो उसको आधी रात को सफ़र शफ़र करना पड़ा। एंड $20 इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ्स इलनेस कॉज बाय कैचिंग आर कोल्ड, ठीक है। तो और उसको $20 किसके दिए, कि जो उसको उसकी वजह से वो फीवर वगैरह जो हो गया, उसके जो है वो दिए, ठीक है। तो ये जो जो उसको फीवर वगैरह हो गया, इलनेस हो गया, इसको आप कह सकते हैं विच इज़ लाइकली टू बी अराइजेज आउट ऑफ दैट ब्रीच, ठीक है। अच्छा जी, जनरल प्रिंसिपल टू assess damages that the innocent party is to be placed so far as money can do so in the same position as if the contract has been performed। देखिए, वो कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि उसको डैमेजेस कितने देने हैं, जर्नल डैमेजेस कितने देने हैं, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस तो वो हैं जो कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है। तो जर्नल डैमेजेस कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में वो ये कहता है कि आप ये सोचें कि पार्टीज़ को उस पोजीशन में वापस लाने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी असल हालत में परफॉर्म हो सके, तो उसके लिए वो कितना जो है उसके लिए कितनी मनी जो है वो दरकार है, तो वो उसके डैमेजेस की शक्ल होगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वो रेट का डिफरेंस आ गया 10 रुपये का, 50 चेनें, तो 10 × 50 500 रुपया। तो 500 रुपया अगर हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी पहले वाली हालत में परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। Alleged damages for mental pain can be allowed only in special cases. Bank promised to give loan to plaintiff for a trip to California by crediting his account after reaching destination. Plaintiff reached California but defendant refused to give loan. Plaintiff was awarded damages। देखिए, उससे प्रॉमिस ये किया कि तुम चले जाओ तो हम आपको क्रेडिट कर देंगे ना, वो लोन के पैसे क्रेडिट कर देंगे। वो बेचारा कैलिफोर्निया चला गया, ठीक है। तो वहाँ गया तो उसको वो पैसे पहुँचे ही नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि उसको जो मेंटल पेन हुई है, ठीक है, ये भी इनकन्वीनियंस की एक शक्ल है। इनकन्वीनियंस कॉज बाय ब्रीच उसकी एक शक्ल है, उसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। होप कि आपको इसकी भी जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल और आ गई इनकन्वीनियंस की। अ फोटोग्राफर हु हैड एग्री टू टेक फोटोग्राफ्स एट अ वेडिंग फेल्ड टू अपीयर ऑन डे ऑफ मैरिज। ब्राइड हैड नो अदर फोटोग्राफर ऑफ हर वेडिंग डैमेजेस अलाउड, कि उसने फोटोग्राफर को अपॉइंट किया हुआ था, कॉन्टैक्ट था, वो पहुंचा नहीं, उसको कोई और मिला ही नहीं है, तो उसको जो इनकन्वीनियंस कॉज हुई है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि वो क्लेम कर सकती है डैमेजेस। होप डियर मेंबर्स आपको मेरा जो ये है इसकी जो है वो समझ आ गई है। अब आप एक दफ़ा वो सेक्शन 73 दोबारा पढ़ें, तो होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो उसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये नोट्स नहीं है, ये सिर्फ नोट्स इस सेंस में नहीं है कि आपने एज इट इज़ याद करना और पेपर में लिख के आना है। ये असिस्टेंस के लिए, रिलायंस के लिए नहीं है। और तरीक़ेकार भी यही है कि आप अपना नॉलेज मैक्सिमम रखें। पेपर में खुद ही हेडिंग बन जाती हैं, पेपर में खुद ही लेंथ भी हो, अगर रिक्वायर्ड हो वो भी हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, बंदा लिख भी लेता है, ठीक है। अब चलते हैं जी सेक्शन 74 के ऊपर। वो कहता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, ठीक है। अच्छा जी, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। बेगम नौरी
नाश्ता ले आओ, मैंने निकलना है, बस 15-20 मिनट रह गए, जो मर्जी। अच्छा जी, compensation for breach of contract where penalty stipulated for। अच्छा जी, अब ये आ गए लिक्विडेटेड डैमेजेस। वो क्या थे? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस थे। ठीक है, वेयर इट इज रिटन इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इन केस ऑफ ब्रीच सर्टेन अमाउंट विल बी पेड। या तो लिखा हो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करेगा तो ये 500 देगा, और सर्टन स्टिपुलेशन विल बी कैरिड आउट, यानी स्टिपुलेशन एज प्लेंटी। ये मैं आगे चल के एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। तो फिर वो क्या कहता है? कहता है एंड लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच द एग्रीव पर्सन इज इंटाइटल फॉर रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो मेंशन द पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। मैं डियर मेंबर्स यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, अगर तो सर्टेन अमाउंट थी फॉर ब्रीच तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट ने एज ए कंपनसेशन ग्रांट करनी है नॉट एक्सीडिंग दैट अमाउंट। मतलब अगर 100 रुपया लिखी हुई है तो कोर्ट 10 भी दे सकती है, 20 भी दे सकती है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं दे सकती। लेकिन जब स्टिपुलेशन एज पेनल्टी आ जाएगी, जिसकी मैंने आगे जाके एग्जांपल बतानी है, तो फिर कोर्ट के पास भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, फिर वो पूरी की पूरी पेनल्टी उसको जो है वो जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है वो उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रूफ ऑफ एक्चुअल लॉस और डैमेज इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे ना ये जो सेक्शन 74 है, इसमें एक्चुअल लॉस को होना ज़रूरी नहीं है, सिंपल ये साबित कर देना कि उसने ब्रीच किया है, यही काफ़ी है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो कहता है अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। देखो उसे ये एक बेसिकली उसने एक एग्जांपल दे दी है उसी की। ठीक है, ये क्या है कि उसने यानी वो तय था कि वो इस डेट को जो है वो डेट वापस करेगा। ठीक है, लेकिन उसने डेट वापस नहीं किया, तो अब वो जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वो स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी का क्या मतलब है? क्या वो इंटरेस्ट कोर्ट भी नहीं कम कर सकती, वो उसको पूरे का पूरा जो है वो देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक बात देखें, हमने पीछे पढ़ा ना कि दो सूरतें हैं, एक तो ये है कि अमाउंट लिख दी जाए, और एक हमने लिखा है कि स्टिपुलेशन एज प्लेंटी हो। अच्छा, जो अमाउंट लिख दी गई उसके बारे में हमने ये तय कर लिया कि वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उसको कम कर सकती है। ठीक है, उसको कम कर सकती है, ये कम अवार्ड करेगी, लेकिन जो मेंशन है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, जहां पे अमाउंट लिखी है लेकिन कोर्ट पूरी ग्रांट करेगी, उससे कम नहीं करेगी। लगता है नहीं समझ आई। देखिए मेरी बात सुने, अमाउंट लिख दी गई 500 रुपीज़। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रीच हमने ये पढ़ा है कि कोर्ट 400 भी दे सकती है, 300 भी दे सकती है, लेकिन 500 नहीं देगी। लेकिन अब हम एक एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे अगर 500 लिखी है तो, अगर 500 लिखी है तो फिर उसको वो 500 ही देनी पड़ेगी, कोर्ट कम अवार्ड नहीं कर सकता। और वो क्या है? व्हेन एनी पर्सन enter into any bail bond recognizance or other instrument of same nature or give bond for the performance of any public duty or act under the permission of same laws or under the order of head of provincial government upon breach of contract he is liable to pay whole sum। देखें, अगर वही जो रकम थी वो बॉन्ड की सूरत में, शूटी की सूरत में है कि जनाब अगर मैं कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, तो ये जो उसकी अंडरटेकिंग है, बॉन्ड है, अगर वो उसको वायलेट करता है तो वो फिर उससे टोटल रिकवर होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसकी आगे वो चल के जब एग्जांपल दूंगा ना, तो आपको ये या वो बॉन्ड किससे रिलेटेड हो, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड हो। अ पर्सन हु एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली देयर बाय अंडरटेक एनी अच्छा जी पब्लिक ड्यूटी आर प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड। ठीक है, कह रहा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, तो फिर फर्दर उसके लिए अंडरटेकिंग की ज़रूरत नहीं है कि वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करेगी। यानी वो ये नहीं कह सकता जनाब कि मैं इसलिए ये कंपनसेशन जो है वो नहीं दूंगा
कि क्योंकि मैंने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी थी। जब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया तो उसका मतलब खुद ब खुद ही ये हो गया कि उसका एक उसने उसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है और उसने विद इन टाइम वो अपनी ड्यूटी को क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब एग्जांपल देखते हैं। अमाउंट एज कंपनसेशन फॉर ब्रीच, वो पहला वाला जो हमने पढ़ा था, क्या जी, कहते हैं रिमेंबर कोर्ट विल हैव डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग अमाउंट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच। कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹1000 इफ ₹500 नॉट पेड ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है, ए फेल टू पे ₹500 ऑन दैट डे, कोर्ट में अवार्ड रीजनेबल कंपनसेशन टू बी नॉट एक्सीडिंग ₹1000। लो भी सीधी सी बात है, उसने एग्जांपल दे दी आपको। वो कहता है कि ए ने प्रॉमिस किया कि अगर मैं तुम्हें फ़लाँ दिन 500 नहीं दूंगा तो मैं तुम्हें ₹1000 जुर्माना दूंगा, ठीक है। बाद में वो 500 नहीं देता तो उस सूरत में कोर्ट उसको कंपनसेशन ग्रांट करेगी जो कितने से ज़्यादा नहीं होगी, ₹1000 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन ए गिव रिकॉग्निजेंस टू पे ₹500 इफ ही फेल टू अपीयर बिफोर कोर्ट, ए फेल टू अपीयर, ये वो एक्सेप्शन की मिसाल है। रिकॉग्निजेंस फोर फीट, अच्छा ए रिकॉग्निशन से मुराद वो जो पर्सनल बॉन्ड उसने दिया है। ए इज़ बाउंड टू पे होल पेनल्टी ₹500। आगे है, हाँ अब आ जाए स्टिपुलेशन एज पेनल्टी। स्टिपुलेशन एज पेनल्टी की मिसाल क्या हो सकती है, ठीक है, वो ये है, ये एक तो हम वो पीछे भी जो है वो देख के आए हैं वो इंटरेस्ट की सूरत में ना। अब स्टिपुलेशन एज पेनल्टी क्या है, कहता है ए प्रॉमिस टू पे लोन टू बी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ इन केस ऑफ डिफॉल्ट होल पेमेंट विल बिकम ड्यू, इज लाइबल टू पे होल अमाउंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखें, उसने कहा 5 इंस्टॉलमेंटें कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक इंस्टॉलमेंट पे डिफ़ॉल्ट करोगे तो तुम्हें सारा एक ही वक्त में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसने पहले ही इंस्टॉलमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उस सूरत में वो पूरी अमाउंट क्या होगी, एज ए पेनल्टी अब उसने पूरी अमाउंट देनी है। तो अब देखें इसमें कोर्ट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोर्ट इसको कम जो है वो नहीं कर सकती। तो आपको फिर वो स्टिपुलेशन एज पेनल्टी की भी एग्जांपल समझ आ गई, ठीक है। एक्चुअली ये जो रेमडीज़ वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा यानी वो खुशक सा है, टफ सा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एग्जांपल्स के साथ जो है वो क्लियर कर सकूं। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद कहता है इफ सम अमाउंट इज मेंशन फॉर ब्रीच दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड इफ सम स्टिपुलेशन इज गिवन दैट इज कॉल्ड पेनल्टी फॉर ब्रीच, ठीक है। कोर्ट में रिड्यूस लिक्विडेटेड डैमेजेस बट नॉट पेनल्टी, ये हमने पढ़ लिया। अब सेक्शन 75 पे आ जाए। पेनल्टी राइटफुली rescinding contract entitled to compensation, person who has rightly rescinded a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained थ्रू दी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ले जी, ये वो सेक्शन 75 जो है वो सिंपली ये बता रहा है कि वो ये कह रहा है कि अगर एक पार्टी जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि उसको अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसेंड करवा रही है कोर्ट से जो है, ठीक है, तो वो अगर वो राइट पे है तो फिर कोर्ट साथ में उसको जो है वो जो कंपनसेशन जो है वो भी क्या कर सकती है, कोर्ट उसको जो है वो ग्रांट कर सकती है। अगर आप सेक्शन 75 देखें तो उसके नीचे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है कि एक सिंगर है, ठीक है, वो बी से जो है वो कांटेक्ट करता है, मैं परफॉर्म करूँगा, बाद में वो परफॉर्मेंस के लिए आता ही नहीं है, उस दिन वो शो नहीं होता, उसको जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है बी को। तो बी रसीन के लिए भी जा सकता है कि अब मैंने फर्दर इससे जो है वो परफॉर्म नहीं करवाना, ठीक है। और साथ में जो उसको लॉस वो कम यानी जो उसको लॉस हुआ है उसके ना आने की वजह से वो भी वो कोर्ट से क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है। होप डियर मेंबर्स आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ये कंपनसेशन डैमेजेस के बारे में ये जो चैप्टर था इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। स्पेसिफिक लीफ एक्ट के तहत भी जो रेमडीज़ हैं उनको भी देख लें और वो चीमा साहब की जो बुक है उसको भी सामने रख लें और उनको एक दफ़ा पढ़ लें, आपका बहुत नॉलेज हो जाएगा। हो सके तो अपनी एक आउटलाइन बना लें, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ें। और इंशाल्लाह ये भी आपका चैप्टर हो गया। इंशाल्लाह अब अगला चैप्टर हमारा जो है वो बेलमेंट का होगा, ठीक है, बेल का होगा। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। शेयर भी कीजिएगा दूसरों से।